हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौर फ्री क्लासेस में। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस 2019 का सेट ए के एग्ज़ाम के जो 4 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका पार्ट 1 आपको एक एक दो मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो आंसर है समानता की भावना का विकास। समानता की भावना का विकास। भारत समाज में ऊंच नीच की भावना दूर करके समानता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए पिछड़े वर्ग और हरिजनों को कानूनी संरक्षण दिया जाए एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए। इससे वे राष्ट्र निर्माण में आवश्यक योगदान दे सकेंगे। आगे है इसका दूसरा उपाय, भ्रष्टाचार को दूर करना। तो राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए कठोर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा जनता को भी जागरूक करना चाहिए। आगे पार्ट 3 है, उचित आर्थिक नीतियों का निर्माण। उचित आर्थिक नीतियों के निर्माण से अभिप्राय है कि भारत में इस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई जानी चाहिए जो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करके धन के उचित वितरण में सहायक हो। इससे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित होगा। आगे पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 के उपाय, अच्छी शिक्षा व्यवस्था। राष्ट्र निर्माण में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था अति महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो सकती है। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को जागरूक करके उनके संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद इत्यादि संकुचित मानसिकताओं से मुक्त किया जा सके। आगे हमारा क्वेश्चन 13 है, कांग्रेस पार्टी को क्षत्रिय संगठन क्यों कहा जाता है। तो आंसर है, कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। आज़ादी से पहले कांग्रेस को समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों का जोरदार समर्थन मिला और आज़ादी का पूरा श्रेय है कांग्रेस को मिला। परिणाम स्वरूप आज़ादी के बाद भी कांग्रेस को सभी वर्गों, जातियों व धर्मों का समर्थन जारी रहा। उसने मजदूर, किसान, उद्योगपति, गरीब व अमीर शामिल थे। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान पोमर ने कांग्रेस को छात्र संगठन की संज्ञा दी है। आगे क्वेश्चन 14 है, विकास के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार। विकास का पहला उद्देश्य जनता के जीवन स्तर का विकास करना है। इससे अभिप्राय केवल जनता को मिलने वाली आधारभूत आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उन सुख सुविधाओं से भी है जिससे वह अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर सके। संतुलित व्यवस्था दूसरा है। भौतिकवादियों का यह मानना है कि प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों का अधिक से अधिक उपयोग कर भौतिक सुखों का उपभोग करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में प्रकृति संबंधित पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग कर लगातार दोहन किया जा रहा है। लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य है कि प्राकृतिक साधन सीमित हैं। हमें इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए और भावी पीढ़ी के लिए इन्हें बचाकर रखना चाहिए। तीसरा है समान विकास। राज्य को पूर्ण विकास के लिए ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे विकास का लाभ सभी को एक समान रूप में मिले और संपूर्ण समाज में विभिन्न वर्गों, समुदाय, क्षेत्र, जातियों के बीच संतुलित विकास हो ताकि कहीं किसी प्रकार के असंतोष और भेदभाव की संभावना न रहे। फोर्थ है सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, 1962 में भारत चीन युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। तो आंसर है, पहला है तिब्बत समस्या। तिब्बत उत्तर में भारतीय सीमा को छूता है। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। चीन ने तिब्बत पर अधिकार जमाने के लिए अक्टूबर 1950 में आक्रमण कर दिया। भारत ने इसका विरोध किया परंतु चीन ने इसकी परवाह नहीं की। तिब्बतियों ने चीन के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सन 1959 में दलाई लामा कई हजार बौद्ध तिब्बतियों के साथ भागकर भारत आए और भारत से शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को
शरण दे दी और तिब्बत को आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा नहीं माना। चीन ने भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देने की क्रिया को शत्रुतापूर्ण क्रिया माना। इसके अतिरिक्त चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। चीन ने तिब्बत पर सैन्य चढ़ाई कर दी, लेकिन भारत के पास तिब्बत की रक्षा करने के लिए पूर्णतः सैन्य शक्ति नहीं थी। सेकंड कारण है सीमा विवाद। सन 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैकमोहन रेखा का सम्मान करने का आश्वासन दिया। इसके विपरीत चीन ने सन 1959 में भारत के हजारों मील प्रांत के ऊपर अपना दावा किया और मैकमोहन रेखा को अवैध घोषित कर दिया। जुलाई 1959 में चीन एक सैन्य टुकड़ी लद्दाख के खुन्ना किले में घुस गई और भारतीय गश्ती दल को अक्साई चीन ने बंदी बना लिया। भारत के पास अब चीन भारत सीमा पर 50 पोस्ट बनाने के अतिरिक्त कोई कारण नहीं था। थर्ड कारण है 1962 का युद्ध। सन 1962 में चीनी सेना ने पूर्वी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को पार किया और भारतीय प्रांत के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। पंडित नेहरू ने राजनीतिक दबाव के कारण साहस करके भारतीय सेना को हमले का जवाब देने को कहा। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को जवाब में उत्तर पूर्वी सीमांत और लद्दाख क्षेत्रों पर हमला बोल दिया। 25 अक्टूबर तक चीन भारत में मैकमोहन रेखा के करीब 16 मील अंदर तक आ गया। 16 नवंबर तक चीन बोमडिला दर्रा पार करके असम तक पहुंच गया। तो ये थे भारत चीन युद्ध के प्रमुख कारण थे। आगे क्वेश्चन है 16, भारत में क्षेत्रीयवाद को समाप्त करने के कोई 4 सुझाव दीजिए। तो पहला सुझाव है क्षेत्र के आर्थिक विकास में संतुलन। क्षेत्रों के आर्थिक विकास में संतुलन। केंद्रीय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाए। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उन्हें विशेष वित्तीय सहायता दी जाए ताकि सभी क्षेत्रों के विकास में आर्थिक संतुलन नजर आए। सेकंड सुझाव है राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के मन में क्षेत्रीय आस्था के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जाए। लोगों में ऐसा भाव उत्पन्न किया जाए कि वह अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचे और फिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। तो तीसरा सुझाव है शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सुधार। तो भारत में शैक्षणिक पाठ्यक्रम इस प्रकार विकसित किए जाने चाहिए कि उस पाठ्यक्रम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और हित का ज्ञान प्राप्त हो। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि क्षेत्र में आपसी संघर्ष की जगह सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय हित को विकसित किया जाए। चौथा सुझाव है भाषाई विवाद का समाधान। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है तथा राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो रहा है, परंतु इन सब के बावजूद भाषा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को विकसित करने का प्रमुख कारण है। इसलिए यह आवश्यक है कि भाषाई विवाद का समाधान कर क्षेत्रीयवाद की भावना को सीमित किया जाए। तो ये थे हमारे सुझाव। अब क्वेश्चन 17 है राष्ट्रीय महिला आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है कानूनों का निर्माण। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों कानून बनाए गए हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया और दहेज विरोधी कानून जो 1961 में लागू किया गया और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 1978 में लागू किया और समान भत्ता अधिनियम जो 1976 में लागू किया गया। महिलाओं के घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून जो 2005 में लागू किया गया आदि। और दूसरा कार्य है स्त्री रक्षा। स्त्रियों को शिक्षित करना स्त्रियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक लड़की को शिक्षित करने का अर्थ है एक परिवार को शिक्षित करना। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। हरियाणा में स्नातक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है। स्त्रियों के विकास, उनमें चेतना जागृत करने तथा उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित किया जाए। तीसरा कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन 1992 में की गई और यह आयोग महिलाओं पर हुए अत्याचार, शोषण और अपहरण आदि के मामलों की पड़ताल करके उनके रोकथाम के प्रयास के कार्य करता है। यह पीड़ित स्त्रियों को न्याय दिलवाने का कार्य भी करता है। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, असम और गुजरात आदि में महिला आयोगों की स्थापना की गई है। यह महिला उत्थान के क्षेत्र में सराहनीय कदम है तथा लगभग सभी राज्यों में महिला आयोगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो चौथा कार्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं
महिलाओं की भर्ती। लगभग सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भर्ती की जाने लगी है। पुलिस और सशस्त्र सेनाओं में भी महिलाओं को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाएं केवल शिक्षा और डॉक्टरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है। अब वे पुरुषों के समान धन अर्जित करने लगी है तथा उन्होंने समाज में अपनी उज्जवल छवि स्थापित की है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये आंसर देखते हैं। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख न्यायिक इकाई है। इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका चुनाव 9 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं इनके कार्य और शक्ति। सदस्य राष्ट्रों के मध्य किसी विषय पर विवाद होने से संबंधित विषय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राज्य ही अपना पक्ष रख सकते हैं। व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी अपने मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विवादों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त परामर्श संबंधी अधिकार भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र किसी भी विषय पर उससे परामर्श ले सकते हैं। संघ के सभी सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानना अनिवार्य है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जो लास्ट है। मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 4 खतरों पर प्रकाश डालिए। तो पहला खतरा है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है प्रदूषण और तीसरा शरणार्थियों की समस्या और आतंकवाद, बढ़ती हुई जनसंख्या, महामारी, निर्धनता और प्राकृतिक आपदाएं। ये जो क्या है मानव सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।